नमस्कार। अक्सर और बार बार ये प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान को और उसकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कहा जाता? क्या वह ओवररेटेड तो नहीं है? इसी प्रश्न को चीनी मूल के कनाडाई प्रोफेसर पाक एल होइदे के सामने जब रखा गया तो उन्होंने प्रतिप्रश्न किया, क्या वाकई सच में ये बिल्कुल नहीं है? उन्होंने कहा कि बेशक मैं कनाडा में पला बड़ा हूँ और पूर्वी यानी भारतीय चीनी इन संस्कृतियों के बारे में कनाडा में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, पर कम से कम वो यह जानते हैं कि मध्यकाल चीन में उसका इतिहास किस तरह से है। वो ये जानते हैं कि चीन की महान दीवार कैसी है। वो जानते हैं कि चीन ने चाय दी। वो जानते हैं कि चीन ने कागज के क्षेत्र में काम किया। भारत के बारे में ऐसा कितना लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य का महत्व क्या था? यह दुनिया का विशालतम और समृद्धतम साम्राज्य था। कितने लोग चीन की महान दीवार की तरह ही दक्षिण के महान और विशालतम खूबसूरत मंदिरों के बारे में जानते हैं? जब वो चाय और कागज के बारे में जानते हैं तो प्राचीन भारत की मेटलर्जी जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय से बेहतरीन धातु विज्ञान का नमूना थी उनके बारे में जानते हैं। धातु विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों ने जो अकल्पनीय उन्नति की उसके बारे में वो लोग ठीक तरीके से जानते हैं। वो आगे कहते हैं कि बेशक यह इसलिए है क्योंकि प्राचीन भारतीयों ने अपने इतिहास को उपलब्धियों को बताने के मामले में कुछ ठीक तरीके से इतिहास लेखन नहीं किया, परंतु वो उससे ज़्यादा इसे इस बात के लिए दोष देते हैं कि आधुनिक भारतीयों में अपने आप को नीचा और हीन देखने की प्रवृत्ति हद दर्जे तक है। वो कहते हैं कुछ मामले में ये चीनियों में भी है कि वो पश्चिम के मामले में खुद को नीचा देखते हैं, पर भारतीयों जैसा तो बिल्कुल नहीं है। उन्हीं के शब्दों में पृथ्वी के गोलाकार होने की जानकारी देने का श्रेय यूरोप में अरस्तु को दिया जाता है जो ईसा पूर्व 384 ईस्वी में हुए, परंतु बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ईसा पूर्व 8वीं 9वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य के नाम भारतीय विद्वान ने शतपथ ब्राह्मण में ये प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है। यही नहीं, उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। याद कीजिए भूगोल नाम का शब्द, भू यहाँ गोल है प्राचीन समय से ही। इस तरह याज्ञवल्क्य सोलर सिस्टम में सूर्य को केंद्र में रखने वाले ऐसी जानकारी देने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ तक कि उन्होंने सोलर वर्ष की जो समय बताया वह भी 365.24 दिन का बताया, जो आधुनिक मोस्ट एडवांस साइंटिफिक उपलब्धियों से केवल 6 मिनट ज़्यादा है। पूरे पश्चिम में जाना जाता है कि शाओलिन और मार्शल आर्ट चीन की मूल विद्या है। उसकी वजह से हजारों फिल्में बनती हैं, पर कितने लोग ये जानते हैं कि चीन में इस विद्या का प्रसार और इसकी स्थापना 5वीं सदी में दक्षिण भारत के पल्लव राजकुमार ने, जिन्होंने चीन का भ्रमण किया था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। है ना विचित्र परंतु सत्य। चीनी इस बात को जानते हैं, पर दुनिया शाओलिन और कुंफू को भारतीयों की जगह चीनी मूल का मानती है। पर सच में कितने भारतीय इस बात को जानते हैं? और अगर भारतीय अपनी इस उपलब्धि से अनजान हैं तो उनके शब्दों में विश्व को क्या पड़ी है कि भारत को इसका क्रेडिट यानी श्रेय दिया जाए? उनके शब्दों में प्राचीन भारतीयों की उपलब्धियां गुमनामी में खो जाती हैं। उन्होंने उस समय में जो आविष्कार किए थे उन्होंने पूरी दुनिया का ढर्रा बदल कर रख दिया था। आज वो आविष्कार चाहे आपको छोटे लगते हों, पर उस समय में वे क्रांतिकारी थे, विशेष महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने उस युग के लोगों का जीवन आनंदपूर्ण और आसान बना दिया था। आज सैनिटेशन के लिए दुनिया की सरकारें अरबों डॉलर खर्च करती हैं, पर सबसे अच्छी जल निकासी का शहरी प्रबंधन पूरी दुनिया में कहीं मिलता है तो हड़प्पा की सभ्यता में मोहनजोदड़ो में मिलता है। कितने लोग ये जानते हैं फ्लश टॉयलेट का आविष्कार भारत में हुआ और वह मोहनजोदड़ो में दिखाई देता है। इसी तरह सबसे पुराने सिक्कों का प्रमाण भी भारत में ही मिलता है। लोग जानते हैं कि चीन ने रेशम की खोज की, जिसके लिए चीन जाना जाता है, पर कितने लोग जानते हैं कि सबसे पहले सूती कपड़े की बुनाई भारतीयों ने की? यही नहीं, नाप तोल के बाट और तराजू का सबसे पहला इस्तेमाल यह भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमाणों में मिलता है।
जहां तराजू और एक समान प्रकार के बांटों का उपयोग पूरी सिंधु सभ्यता में दिखाई देता है। और जब इतना कहें तो हम योग को कैसे भूल जाएं? प्राचीन भारत ने उस शरीर को स्वस्थ फिट रखने की परंपरा का आविष्कार किया जिसे आज तक अचूक माना जाता है, और दुनिया के सबसे अधिक योग्य, समर्थ और समृद्ध लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने के लिए इस कला का उपयोग कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य प्राचीन भारत के ऐसे 3 गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य को विविध विविध प्रकारों से स्थापित किया अलग अलग कालों में। यह ब्रह्मगुप्त ही थे जिन्होंने शून्य के लिए सबसे पहले एक चिन्ह का प्रयोग किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल गया। वैज्ञानिक खोजों की एक नई परंपरा इस शून्य के बाद प्रारंभ हुई। वहीं भास्कराचार्य ने बीज गणित के तौर पर शून्य का सबसे पहले उपयोग किया। ग्वालियर के मंदिर में शून्य का पहला, पूरी दुनिया में सबसे पहला शिलालेख पाया जाता है जिसमें शून्य का उल्लेख और उपयोग किया गया है। प्राचीन भारतीयों का योगदान रसायन के क्षेत्र में भी कम नहीं रहा। क्रांत नाम के प्राचीन ऋषि ने अणु और परमाणु की अवधारणा देकर नाभिक और परमाणु की पूरी संरचना विश्व के सामने रखी थी। प्रोफेसर पाक एल हुइदे, चीनी मूल के ये एक्स प्रोफेसर यही नहीं रुकते। वो कहते हैं प्राचीन भारतीयों का योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में भी कोई कम नहीं था। सुश्रुत ने सर्जरी की सबसे एडवांस विधियों का आविष्कार किया। उन्होंने जो सर्जरी की उसमें मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट की सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के भी श्रेष्ठतम एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए। और ऐसा नहीं, ये बस कहने की बात है, उनकी रचनाओं के लिखित प्रमाण आज भी सुश्रुत संहिता में मिलते हैं। प्राचीन भारत के चिकित्सक चरक के बारे में शायद दुनिया नहीं जानती होगी, पर ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, यौन रोग, त्वचा रोग और इस प्रकार के अनेक रोगों के बारे में उनकी दवाइयाँ और उनके उपचारों का एक पूरा विवरण अपनी चरक संहिता में दिया है। उनकी चरक संहिता सैकड़ों साल तक भारत में चिकित्सा का आधार रही है। तमिलनाडु के चेर राजवंश ने कार्बन के साथ ब्लैक मैग्नेटाइट अयस्क को गर्म करके बेहतरीन स्टील बनाने का विचार इजाद किया। इस मिश्रण को एक क्रूसिबल में रखा गया और चारकोल की भट्टी में गर्म किया गया। वुड्स स्टील की उत्पत्ति भारत से हुई थी, लेकिन आज यह दमिश्क के स्टील के तौर पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत के प्राचीन स्मारक आज भी भव्य हैं और शायद यही एक तरीका है जिससे पश्चिम या पूरी दुनिया भारत के भव्य अतीत के बारे में अंदाजा लगा पाती है। केवल यही स्मारक भारत के भव्य अतीत को बताने के लिए कम नहीं है। केवल कैलाश मंदिर को देखें, जिसमें एक पूरे पहाड़ को ऊपर से लेकर नीचे तक काट दिया गया। यह अपने तरीके का दुनिया में अनोखा उदाहरण है। प्रोफेसर यही नहीं रुकते, वे आगे कहते हैं पश्चिमी भारत में द्वारका एक ऐसा जलमग्न शहर है जो विश्व इतिहास की अनेक पन्नों को पलटने में सक्षम है और भारत के गौरवपूर्ण अतीत का साक्षी भी है। अगर भारत की स्थापत्य की भव्यता को और देखना हो तो खजुराहो के मंदिरों को देखिए, जहां पर सबसे महीन काम संगमरमर जैसे कोमल पत्थर पर नहीं किया गया बल्कि कठोरतम पत्थर पर किया गया, जहां पर पूर्वजों ने अपनी श्रेष्ठता और कुशलता के प्रमाण छोड़े हैं। प्रोफेसर हुइदे सबसे अधिक भव्य और प्रभावशाली मंदिर बृहदीश्वर मंदिर को मानते हैं। उसे देखकर वो उसे लुभावना और मन को छीन लेने वाला कहते हैं। और आगे कहते हैं कि भारत भव्य और अद्भुत वास्तुकला की भूमि है। वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि भारत की वास्तुकला को किसी छोटे उत्तर में समाहित नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न को खत्म करने से पहले वो कहते हैं कि चलिए एक बार अपने पसंदीदा मंदिर यानी कोणार्क के बारे में भी चर्चा कर लूं। कोणार्क के बारे में चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि मध्य युग में काला पहाड़ नाम के एक सैन्य जनरल ने इसकी मुख्य संरचना को एक हद तक नष्ट कर दिया और उसके बाद अंग्रेजों ने इसके मुख्य संरचना में बारूद भरा, जिसमें गलती से एक दिन आग लग गई। यह अधिकांश नष्ट हो गया, पर उसके बावजूद जो कुछ ये बचा है उसको देखकर भी इसके भव्यता के सामने आप सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकते। वे कहते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ के लिए कहते हैं कि यहाँ पत्थर की भाषा आदमी की भाषा से बढ़कर बोलती है।
वे कहते हैं कि पूरे मंदिर को सूर्य भगवान के विशाल रथ की तरह डिजाइन किया गया था, जिसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 24 पहिए थे। प्रत्येक पहिए में 8 प्रमुख तीलियां थीं, जो एक प्रहर यानी 3 घंटे की जो भारतीय या हिंदू समय अवधि है उसको दर्शाती है। मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबक था, जो चुंबकीय व्यवस्था के कारण सूर्य देवता की मूर्ति को हवा में लटकाए रखता था। अभी भी सोचें, क्या भारतीय इतिहास को अधिक आंका गया है? क्या यह ओवररेटेड है? प्राचीन भारत संस्कृति और प्रौद्योगिकी का केंद्र था और विश्व आध्यात्मिकता की सबसे महत्वपूर्ण राजधानी थी। इसके आगे प्रोफेसर पार्क एल हुइदे कहते हैं कि भारत के बारे में मैं घंटों बहुत सारी चीजें कह सकता हूँ। भारत के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर एक चीज निश्चित तौर पर नहीं कही जा सकती, और वो चीज है कि भारत ओवररेटेड है। प्राचीन भारत को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो अब आपको जब प्राचीन भारत किसी किताब या किसी तथाकथित सेकुलरवादी के द्वारा नीचा बताया जाए, तो किताबें खोल के देखिए, खुद पढ़िए और जान लीजिए कि ये ओवररेटेड तो नहीं हो सकता। हाँ, हमारी इसके बारे में जानकारी कम हो सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।